नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए, जो 6 बजे हम रोज आपके साथ जुड़ते हैं और बात करेंगे आज की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनकी, जो बड़ी खबरें हैं उनकी भी। पॉलिटिकल जो माहौल है वो चल रहा है और आज जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह हों, चाहे अनुराग ठाकुर हों, कंगना रनौत हों, और कांगड़ा सीट से बीजेपी के राजीव भारद्वाज हों, सभी फील्ड में जुटे हैं। कहाँ कहाँ कौन था, कहाँ कहाँ एक्टिविटी क्या रही है, वो जानकारी आज आपको हम देंगे इसमें। और साथ में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लोकसभा चुनाव में जो रैलियां होने जा रही हैं उनको लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, और जो तैयारी है इस चुनाव प्रचार की, क्योंकि 7th फेज में चुनाव है। और इस चुनाव के साथ जो हमारे पड़ोसी राज्यों में, एक में 6th में फेज में है, एक में 7th में है, तो पंजाब का चुनाव हमारे साथ होगा। और इसी तरह से जो एक्टिविटी है आगे, उसकी जानकारी आपको देंगे। साथ में बताएंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोबारा दिल्ली क्यों जा रहे हैं, और कांग्रेस के अभी सिर्फ हमीरपुर और जो कांगड़ा सीटें हैं उनको लेकर फैसला होने वाला है 19 तारीख को, 20 को जिसकी चिट्ठी निकलेगी टिकट को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन खबर यह है कि जो 6 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन सीटों के टिकट और लेट होंगे अभी कांग्रेस में, और उनको जल्दी नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत लंबा वक्त आगे है। एक विधानसभा कंस्टिट्यूंसी को कवर करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी को देखते हुए कांग्रेस में ये सहमति बन रही है कि जो टिकट हैं वो लेट किए जाएं। विस्तृत आगे जानकारी आपको देंगे। जहां तक एमएलए हैं, ये मैं कांग्रेस विधायकों की बात कर रहा हूं जो कल लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक थी, उसमें अफसरों के खिलाफ गुस्सा क्यों है, नाराजगी क्यों है, वो बात करेंगे। और ओल्ड पेंशन पे आज जयराम ठाकुर ने थोड़ी सी स्थिति साफ की है। जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे उसको लेकर वो भी बात करेंगे। 1500 की जो महिलाओं को 1500 रुपये देने को लेकर जो कलेश है वो चल ही रहा है। आज अलग अलग, कल कांग्रेस की ओर से जो कांग्रेस ऑफिस में मुख्यमंत्री समेत सबकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कुछ बातें कही गई। इलेक्शन कमीशन से भी एक लेटर आया है 1500 को लेकर, उसकी भी हमने आपको कल जानकारी दी थी। और आज इसको लेकर जयराम ठाकुर के अलावा सुधीर शर्मा ने भी धर्मशाला से अपनी बात रखी है, तो ये भी बताएंगे और क्यों ये मामला दोबारा से इलेक्शन कमीशन में जा सकता है। जहां तक बाकी प्रत्याशियों का अपडेट है वो आपको देंगे। कॉन्ट्रैक्ट की पेंशन को लेकर ये जो कल से वर्किंग डे शुरू हो रहा है अब, या फेज शुरू हो रहा है क्योंकि छुट्टियां बहुत थी, उसमें क्या होने वाला है वो बात करेंगे। नई नियुक्तियों, रेगुलराइजेशन, JOAIT 817 की भर्ती और हिम केयर, ये 4 बड़े मामले हैं जो कल से हम टेकअप करेंगे और इनकी जो सूचनाएं हैं वो भी इकट्ठा करके आपको देंगे। आज अगर मैं बात करूं तो मौसम का अलर्ट अलग से है, और जंग का खतरा क्यों अब मंडराया हुआ है वो भी एक अपडेट है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अभी जो हमारे सामने व्यवस्था है उसके मुताबिक अगर मैं सिर्फ मौसम की बात करूं तो कल, आज के लिए भी अलर्ट था, और आज मंडी, नारकंडा और कल्पा में बारिश रिकॉर्ड की गई है 24 घंटे के दौरान। हालांकि शिमला में या बाकी अधिकांश क्षेत्रों में ज़्यादा कोई असर नहीं दिखा है और ना ही कोई इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ने का कोई ऐसा है। लेकिन जो कल है वो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से गुरुवार को किया गया है, और गुरुवार से प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। इसीलिए अगले 2-3 दिन अभी थोड़ा और इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात जंग के खतरे की है, देखिए दुनिया अब एक विलेज बन के रह गई है, जो कनेक्टिविटी और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि अब ओपन वर्ल्ड में एक कंट्री का जो लड़ाई है वो दूसरे को प्रभावित करती है। और अभी जो इजराइल और ईरान हैं, अब वो वॉर के मुहाने पे खड़े हैं। अब इजराइल ने आज ये डिसाइड किया है कि रिटेलिएट करेंगे ईरान ने जो अटैक किया था उसके बदले में, और ईरान ने जो मैसिव रिस्पांस की धमकी पहले से दे रखी है। तो आगे इस सारे मामले पे नज़र रखनी पड़ेगी कि इसका क्या इम्पैक्ट आगे रहने वाला है। अब बात करते हैं हिम केयर को लेकर। देखिए, ये मामला लगातार चल रहा है चुनाव के बीच में। जैसा मैंने आपको बताया, राज्य सरकार ने अगर फंड भी रिलीज़ करना हो तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, और IGMC में काउंटर बंद करने पड़े हैं। हालांकि अभी भी कैंसर हॉस्पिटल
में जो व्यवस्था है, लगभग कैंसर के पेशेंट जो हैं उनके लिए सेवाएं चल रही हैं। लेकिन जैसा कि पिछले कल चीफ सेक्रेटरी ने दोनों सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी हेल्थ को कहा था, तो आज कल यानी कि जो वर्किंग डे है, आज तो छुट्टी थी रामनवमी की, और कल जो वर्किंग डे है उसमें एक डिसीजन पता चलेगा कि हिम केयर को लेकर राज्य सरकार क्या करती है कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में। और दूसरी बात ये कि ये जो सर्विसेज हैं ये बहाल हो पाती हैं या नहीं, ये भी एक बड़ी बात देखने की होगी, लेकिन पता कल चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक भी 7 लाख से ज़्यादा लोग हिम केयर में इलाज करवा चुके हैं। हर साल 5 परिवारों की जो फैमिली है वो 5 लाख तक का इलाज उसमें से मेंबर कोई भी करवा सकता है, कैशलेस इलाज होता है। स्कीम में कुछ फॉल्ट्स हैं, उनकी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन चैलेंज ये है कि 300 करोड़ से ज़्यादा की पेंडेंसी हो गई है। अब कल जैसे चीफ सेक्रेटरी ने बीच में इंटरवीन किया था, उसका इम्पैक्ट क्या रहता है उसको लेकर इंतज़ार करना होगा। अगली अगर बात करें तो JOIT 817 की है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया का। राज्य सरकार से चुनाव से पहले फैसला हो गया था, उसके बाद जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने भी परमिशन दे दी। हालांकि चिट्ठी ये लिखी थी कि आप 817 क्या सारे ही ले लो क्लास 3 के, सरकार सारे नहीं लेने जा रही है। लेकिन 817 को लेकर जो ड्राफ्ट उसके बाद लॉ में गया था, उसके बाद की क्या पोजीशन है। और राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने जो राज्य सरकार से एक कमेटियां बनाने को कहा है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जिस विभाग की भर्ती हो उसी विभाग की कमेटी हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मतलब उन्हीं से मेंबर लिए जाएं उस कमेटी में। तो उसको लेकर सरकार क्या करेगी, वो सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम कल से इनका अपडेट देना आपको शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में बड़ा लंबा स्पेल छुट्टियों का रहा था। यही बात नई नियुक्तियों और रेगुलराइजेशन को लेकर भी है। 31 मार्च तक जो लोग 2 साल का टर्म पूरा कर चुके हैं उनके रेगुलर होने को लेकर इंतज़ार हो रहा है। और बीच में इस छुट्टियों के ब्रेक के कारण आगे अपडेट हो नहीं पाई। इलेक्शन कमीशन में सिंगल एक लेटर गया है, वो रिप्लाई अभी आया नहीं। जैसे ही आएगा उसकी अपडेट आपको देंगे, और राज्य सरकार की तरफ से क्या रिमाइंडर जाएगा वो भी बात करेंगे। और इसी तरह से TGT की जो नियुक्तियां हैं उनको लेकर भी जो डिसीज़न है अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि TGT की नियुक्तियों का जो ज्वाइनिंग की परमिशन चुनाव आयोग देता है या नहीं। और अगर ये मिल गई तो उसके बाद बाकी विभाग जो इंतज़ार कर रहे हैं, पॉसिबली है कि वो लोग भी, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो चाहे वो वेटनरी फार्मासिस्ट हो। हालांकि वेटनरी फार्मासिस्ट के केस में तो पहले हाई कोर्ट में बताना होगा, उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा। और उसी तरह से जो TGT के अलावा जो JBT और शास्त्री बचे हैं, जहां कोर्ट का बीच में इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट की पेंशन की बात है तो ये वो मामला है जो आयुर्वेद से शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार का है। इसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी की कमेटी ने ये डिसीजन ले लिया था कि ऐसे कर्मचारियों को जिनको कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के कारण रेगुलर सर्विस 10 साल पूरे नहीं हुए, उन कर्मचारियों को अगर पेंशन देनी है तो उसको लेकर जो ऑप्शन जो है फॉर्म एक बनाया जाए, उसका ड्राफ्ट फाइनेंस और पर्सनल मिलकर तैयार कर रहे हैं। उस ड्राफ्ट को नोटिफाई किया जाएगा और ये आइदर ये कल से जो शुरू हो रहा है सिस्टम सरकारी छुट्टियों के बाद, उसमें कितना टाइम अब और लेंगे, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में ये नोटिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद 2 हफ्ते का समय टेंटेटिवली उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनके कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के कारण रेगुलर सर्विस के 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। आपको ये देखना होगा कि हिमाचल में पहले 8 साल भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहा है, उसके बाद 5 साल हुआ, फिर 3 साल हुआ, अब 2 साल है। तो जिनकी लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में जब उनका 10 साल का पीरियड पूरा नहीं हुआ रेगुलर सर्विस का, तो उनको पेंशन नहीं मिली थी, अब उनको ओल्ड पेंशन मिलेगी इस केस के अनुसार, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो पूरा काउंट होगा पेंशन के लिए। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी फिर कईयों की बन रही है, और उस अपडेट को भी हम इसी क्रम में, छुट्टियों के बाद का जो क्रम है वो लेकर आपको देंगे। अब बात करते हैं राजनीतिक खबरों की जो लगातार चल रही हैं। आज देखिए जो दौरा है विक्रमादित्य सिंह जो कल शिमला में थे, उसके बाद आज वो आनी निकले हैं, क्योंकि आनी का जो चुनाव क्षेत्र है कुल्लू जिला का है, लेकिन ये मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है। रामपुर इससे पहले जाए थे, अब ये आनी गए हैं। आज एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम उनका हुआ वहाँ पर, और आनी के बाद इनका अब ये मंडी संसदीय क्षेत्र का लगातार दौरा रहेगा, जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत भी होगी, रिस्पॉन्स क्या रहता है।
दूसरी तरफ जो कंगना रनौत हैं वो ट्राइबल चली गई हैं पांगी बरमौर, और इस बार जो बड़े नेता हैं, जो बड़ी लीडरशिप है, वो उनके साथ नहीं है। जयराम ठाकुर आज शिमला में थे, डॉक्टर बिंदल आज काजा में थे, और जो बाकी लोग हैं वो अलग अलग हैं। अब ये जो जनक राज विधायक हैं बरमौर के, उनके साथ वो हैं, और कंगना रनौत अब पहले ट्राइबल का दौरा करेंगी, उसके बाद लाहौल स्पीति आएंगी, और उसके बाद अगला जो शेड्यूल है वो उनका होगा। इससे पहले कई चुनाव क्षेत्र कंगना पूरा कर चुकी हैं। अगर मैं बात करूं जो अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर आज ऊना जिला में ही थे, चिंतपूर्णी माता मंदिर में उन्होंने माथा टेका है और लगातार अपने चुनाव प्रचार में हैं। कल ही ये वापस आए थे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और इसीलिए भाजपा ने ये हेलीकॉप्टर की शुरुआत भी यहाँ कर दी थी। बाकी जो कांगड़ा में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में आज राजीव भारद्वाज थे, जो बीजेपी के वहाँ प्रत्याशी हैं। कांग्रेस को कांगड़ा से अभी प्रत्याशी तय करना है। इन सारी चीज़ों के बीच में अब बात करेंगे कि महिलाओं को 1500 की जो योजना है उसको लेकर नया क्लेश क्या हुआ है। देखिए, आज सुबह एक वीडियो जारी हुआ, सुधीर शर्मा ने धर्मशाला से किया, क्योंकि कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस ऑफिस में। ये आरोप लगाया था कि भाजपा ने 1500 रुपये रुकवा दिए, ये आरोप लगाया था। तो उसका जवाब भी देना आगे इन दोनों ने दिया, सुधीर शर्मा ने कांगड़ा से और जयराम ठाकुर ने शिमला से। सुधीर शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले, जब मैंने भी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था, उससे पहले फॉर्म भरे गए थे 1500 को लेकर, उन फॉर्मों का क्या हुआ, पहला सवाल उन्होंने। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि लोगों ये जो फॉर्म हैं इनमें, या जो पात्र महिलाएं हैं उनकी छंटनी करने के लिए इस बार शर्तें इतनी लगा दी गई स्कीम में कि 24 लाख जो महिलाएं हैं उनमें से सिर्फ 5 लाख को ये जो लाभ है मिले। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें 9 लाख शब्द यूज़ किया था, फिगर यूज़ किया था, तो 9 लाख हो सकता है कोई और बीच में वो ऐड कर रहे हों जो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो ये सुधीर शर्मा का पहला बयान था। उसके बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जयराम ठाकुर की, और उन्होंने ये कहा कि हम पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1500 को उन्होंने रोका, जबकि असलियत ये है कि कांग्रेस को 15 महीने से किसने सरकार को रोका था कि वो महिलाओं को 1500 रुपए दें। पहले लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई, लाहौल स्पीति को लेकर भी 2 अलग अलग करने के, स्पीति अलग कर दिया, केलोंग अलग कर दिया, और फिर जो बाकी प्रदेश के लिए की, तो जो बजट फरवरी एंड में पास किया 27 या 28 को, उसमें कोई जिक्र नहीं है, स्कीम का ही कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जब हफ्ते भर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको लॉन्च कर दिया गया, जबकि बजट ईयरमार्क बजट स्कीम के लिए है नहीं। लॉन्च इसलिए किया गया, जैसे विधानसभा से पहले फॉर्म भर लिए गए थे, ताकि लोकसभा से पहले भी फॉर्म भरने का जो एक क्रम है वो शुरू किया जा सके, ताकि वोट के समय भ्रम हो, ये जयराम ठाकुर ने कहा। और जयराम ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कल कहा कि वो 1500 को लेकर जो अप्रैल और मई की भी है 2 महीने की, वो जून में देंगे एक साथ, मतलब 3000 पिछला भी देंगे। तो ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इसको लेकर चुनाव आयोग में जाना है या नहीं, ये हम पहले इसमें तय करें, पार्टी इसमें तय कर रही है। तो ये एक जो बात कही गई है, एक ये है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी वो है ओल्ड पेंशन को लेकर। देखिए, जो जयराम ठाकुर ने कहा कि ओल्ड पेंशन को लेकर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है कि ओल्ड पेंशन कर्मचारियों के हाथ से चली जाएगी, इसके लिए हम कानून बनाएंगे, इसके लिए वो करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हम ना तब इसके विरोध में थे ना आज इसके विरोध में हैं, और जो राजस्थान में भाजपा की सरकार है वहाँ भी योजना को बंद नहीं किया गया है। हालांकि ये उन्होंने कहा इसलिए अगर हम ले रहे हैं, वैसे एग्जैक्ट तो इन्फॉर्मेशन या तो जो वहाँ कर्मचारी एसोसिएशन के अगर कोई संपर्क में हो, अपडेट क्या है, मतलब वो वहाँ से पता चलेगा। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री ने जरूर कहा था अपने सोशल मीडिया पोस्ट से भी कि राजस्थान ने बंद कर दी, लेकिन जयराम ठाकुर ने आज कहा कि राजस्थान ने बंद नहीं की है। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। तीसरा, आगे निर्दलीयों की बात, जो आज जयराम ठाकुर ने कहा कि स्पीकर जो है वो राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों को अपने इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब ये हुआ, स्पीकर ने जब पर्सनली मिलने के बाद भी डिसीजन नहीं दिया, तो हमें ये काम करना पड़ा। एक और बात ये कही कि जो भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार को गिराने की कोशिश की, तो असलियत ये है कि कांग्रेस विधायक दल के अंदर से बगावत हुई, वहां से सरकार कमजोर हुई, क्योंकि सरकार खुद अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई, क्योंकि जो इनका जो अपमान था वो सरकार के अंदर हो रहा था। भाजपा का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। और जब इन्होंने राज्यसभा चुनाव में हमारा साथ दिया, हमारा
दोबारा कैंडिडेट जिताने के लिए, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमने उपचुनाव का टिकट दिया है, ये कहा जयराम ठाकुर ने। तो ये हो गई बात जो अभी दोनों मामलों में है। और इसके बाद अगली बात करते हैं कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अफसरों से गुस्सा क्यों हैं। देखिए, कल आपने प्रेस वार्ता देखी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें तीनों जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, मुख्यमंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बाकी मंत्री भी थे, एमएलए भी थे, और 25 के आसपास ही नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास में ओक ओवर में बैठक करके लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई। मुख्य तौर पर यह डिसीजन हुआ है कि बिकाऊ बनाम टिकाऊ का एक कैंपेन चलेगा और उसमें लोगों के बीच ये कहा जाएगा कि जो बिकाऊ थे वो चले गए, उनको आप हराइए, जो टिकाऊ हैं वो हम लाए हैं, इनको आप जिताइए। ये है सरकार की तरफ से। जो बीजेपी इसको काउंटर करेगी वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन इस पूरे मामले में जो इस बैठक के चर्चा के दौरान कुछ कांग्रेस के विधायकों का फीडबैक ये था कि फील्ड के जो अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग डीसीएसपी, जो बाकी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे एमएलएस को, या तो फ़ोन नहीं उठा रहे, फीडबैक नहीं दे रहे, किसी चीज़ का रिकॉर्ड मांगे वो नहीं दे रहे, मिलने आना तो दूर की बात है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऊपर से ही कोई कन्वे कर दिया गया है ताकि ये रिपोर्ट नहीं करना। और कुछ विधायकों ने ये कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है फील्ड में जाके जैसे ये जाती हुई सरकार का चुनाव हो, जबकि ये एक स्टेबल सरकार का चुनाव है और हम बहुमत में हैं, अल्पमत में नहीं हैं। इसके बाद कुछ ने ये सुझाव भी दिए कि जब ये चुनाव का दौर निकल जाएगा तो अफसरशाही को स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। इसीलिए चुनाव के बाद आप कुछ इफेक्ट इसका देख सकते हैं जो अभी वर्किंग में या बाकी सारी चीज़ों में आएगा। जहां तक बात है टिकट को लेकर, अब तो टिकट को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो अब दोबारा दिल्ली जा सकते हैं। इससे पहले एक चर्चा हो गई थी कि वो बीच में कुछ चुनाव क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं, चाहे वो धर्मशाला है, सुजानपुर है, लेकिन वो नहीं गए जहां पे उपचुनाव है और जहां पे जो बागियों के लीडर घोषित किए गए हैं वो लोग हैं दो। तो अब सरगना, लीडर नहीं, सरगना शब्द था उसमें। अभी जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 19 को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में होनी है और इस बैठक में भी दो जो लोकसभा के फैसले टिकट बचे हुए हैं, हमीरपुर और कांगड़ा के, उन पे फैसला होना है। जहां तक विधानसभा उपचुनाव की बात है 6 सीटों की, उसमें अभी कुछ और देरी हो सकती है। कांग्रेस के सोर्सेज कह रहे हैं कि इन 6 सीटों को लेकर अब कांग्रेस हाईकमान ने अपने लेवल पर सर्वे शुरू कर दिया है, क्योंकि जब सीईसी की पिछली बैठक हुई थी उसमें भी हाईकमान से ये पूछा गया था कि आप 34 हो तो 35 करने के लिए 6 उपचुनावों में से एक श्योर शॉट सीट जो है वो कौन सी है। अब क्योंकि 2 विधायकों को टिकट दे दिया गया है, विक्रमादित्य सिंह और सुल्तानपुरी को, तो अब 2 संख्या और कम हो गई, तो जो श्योर शॉट सीटें हैं वो उनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए हाईकमान अपने लेवल पे सर्वे करके दोबारा से एनालाइज कर रहा है। और दूसरा, क्योंकि लास्ट फेज में इलेक्शन है इसीलिए टाइम भी है एक विधानसभा क्षेत्र में, तो टिकट अभी थोड़ा और टाइम लिया जा सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो है हमीरपुर और कांगड़ा का फैसला होना जरूरी है, क्योंकि लोकसभा संसदीय सीट बड़ी होती है। अगर हम हमीरपुर की बात करें तो पिछले मीटिंग में भी इवन सोनिया गांधी जी ने ये कह दिया था कि जो कैंडिडेट प्रस्तावित किया गया है, जो सतपाल रायजादा को स्क्रीनिंग कमेटी से आगे किया गया था, तो कोई और ऐसा दिया जाए प्रत्याशी जो अनुराग ठाकुर को टक्कर दे सके, उनको वॉकओवर नहीं देना है। इसके बाद संभावितों पे चर्चा हुई। संभावितों में कई तरह के नाम हैं, उसमें आस्था अग्निहोत्री का नाम भी हो गया, उसमें मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम हो गया, उसमें इवन मुख्यमंत्री का नाम भी उसी तरह से चर्चा में ले लिया गया। लेकिन डिसीजन मेकिंग जब होगी वो एक अलग एस्पेक्ट पे होगी, और डिसीजन मेकिंग में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनका फीडबैक ज़रूरी है, पीसीसी प्रेसिडेंट का भी। हालांकि पीसीसी प्रेसिडेंट को तो अपनी सीट पे भी, जो मंडी वाली सीट है उस पर भी अब अलग से भी वो एक तरह से मेहनत करनी है। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो तय करेंगे किसी ऐसे फेस को, वो फाइनल होगा। अब क्या सतपाल रायजादा ही आगे रहेंगे, अगर दूसरी मीटिंग में भी क्या डिस्कशन होता है वो फैसला होना है। लेकिन जो पिछली मीटिंग में पेच फंसा था वो इतना सा था। जहां तक बात है इसके बाद हमीरपुर कांगड़ा सीट की, तो कांगड़ा सीट में स्क्रीनिंग कमेटी से आशा कुमारी का नाम निकला था, उसके बाद कई नाम और भी थे, उसमें संजय चौहान थे, उसमें 1-2 नाम और भी थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो ओबीसी या गद्दी, ये 2 एक फैक्टर ऐसे हैं जिनको पहले एक्सरसाइज किया जाए क्या चुनाव लड़ाने के लिए। और दूसरा ये भी है कि
एक डिसीजन इसमें यह भी होना है कि क्या अब कोई सिटिंग एमएलए भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। ज़्यादा संभावना नहीं है हालांकि कांगड़ा में, क्योंकि आरएस बाली हैं या भवानी पठानिया हैं, इनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस को अब इन 2 सीटों को लेकर डिसाइड करना है। पिछली बार जो स्क्रीनिंग कमेटी के नाम गए थे उन नामों को लेकर सहमति नहीं थी, तो इसीलिए और डिस्कशन की जरूरत थी। इसीलिए मुख्यमंत्री को पहले दिल्ली जाना है, उसके बाद फील्ड के दौरे और बाकी सारी चीजें होंगी। लेकिन दिल्ली के इन दौरों में 6 के विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो टिकट बाद में होंगे, अभी और टाइम लेंगे, क्योंकि विधानसभा के लिए अभी काफी लंबा टाइम है, क्योंकि 7 मई को नोटिफिकेशन होनी है और 1 जून को वोटिंग है। तो ये शेड्यूल है सारा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को लेकर। देखिए, जैसे जैसे अब चुनाव प्रचार आगे चलेगा, पहली बात तो यह कि जो चुनाव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आज पहले चरण के लिए जो चुनाव है उसका प्रचार थम गया है पूरे देश में लोकसभा के लिए, और परसों इसमें वोट डाले जाएंगे। तो एक तरह से लोकसभा चुनाव की वोटिंग का क्रम शुरू हो गया। लेकिन हिमाचल में होगा लास्ट में, 7 मई को नोटिफिकेशन होगी और 1 जून को वोटिंग होगी। और जो शेड्यूल बना है अभी जो प्रचार को लेकर, तो बीजेपी में अगर मैं बात करूं तो 19 अप्रैल को उत्तराखंड में इलेक्शन जब हो जाएगा, तो उसके बाद ये पहले चरण का ही था, पड़ोस का राज्य है, वहां से जो प्रवासी कार्यकर्ता इस बार हिमाचल भेजे जा रहे हैं। 20 अप्रैल को इनका टेंटेटिवली आने का शेड्यूल है। हिमाचल में बीजेपी के 74 मंडल हैं, हर मंडल में 1 प्रवासी कार्यकर्ता जाएगा, और इसके लिए प्रभारी जो है वो शिशुभाई धर्मा को बनाया गया है, जो पिछली बार सरकार में ओएसडी या कुछ ऐसे थे। उसके बाद फिर एक जो सम्मेलन शुरू होंगे, अलग अलग बीजेपी सम्मेलन करती है सोसाइटी के अलग अलग वर्गों को लेकर। उसमें जो है स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, खासकर जो राज्यसभा में हैं, उनके दौरे शुरू होंगे। उसके बाद रैलियां शुरू होंगी। रैलियों में अमित शाह, राजनाथ सिंह और ये जेपी नड्डा, इस तरह की रैलियां शुरू होनी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हिमाचल बीजेपी को सिर्फ 2 दिन मिलने वाले हैं, या रैलियां 2 होंगी, ये अभी तय होगा कि जैसे 2 रैलियां मिली तो 2 दिन मिले तो 4 रैलियां भी हो सकती हैं, एक दिन में 2-2, मतलब एक संसदीय क्षेत्र, क्योंकि 2019 में भी उन्होंने एक दिन में 2-2 संसदीय क्षेत्र किए थे। इस बार ये माना जा रहा है कि पीएम ने बीच में हिमाचल के दौरे काफ़ी किए थे, तो संभव है कि इस बार सिर्फ 2 रैलियां मिलें। तो वो आगे शेड्यूल होगा जैसे ही स्टार प्रचारक फाइनल होते हैं हिमाचल के लिए। तो इसीलिए इस बार जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ज़्यादा रैलियां कम दिख सकती हैं, उतनी रैलियां नहीं होंगी। लेकिन जेपी नड्डा, अमित शाह और बाकी लोगों की रैलियां जो हैं वो होंगी। लेकिन चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, शेड्यूल फाइनल होगा जब दोनों दलों के स्टार प्रचारक की लिस्ट हिमाचल वाली जो चुनाव आयोग को जाती है वो फाइनल होगी। तो ये आज के कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमने आपके साथ साझा की। बाकी जो क्रम है, कल से, जैसा मैंने आपको बताया, कल से क्रम शुरू होने वाला है। जो ये छुट्टियों का स्पेल चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। फिर जो नॉर्मल वर्किंग एक इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार के बीच की है, या फिर जो भर्ती एजेंसियां हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग, उनकी है, तो उनको फिर जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ साझा करेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।